गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, बिकॉज ऑन दिस डे वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे एंड रिपब्लिक डे विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर आवर Indian democracy and republic polity of the country. On this day, at Kartavya Path in New Delhi, the President of India, the Prime Minister of India, and many central ministers, and as well as chief ministers and governors and all the bureaucrats and people of the country, their participation in the historic moment, on this occasion. This because it's a very important and red letter day of the Indian Democratic Republic system. तो आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे वो है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले हम डीपीएसपी के मीनिंग को समझेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है, प्लस हम इसके एक एक वर्ड्स को डिफाइन करेंगे कि डीपीएसपी क्यों है, डीपीएसपी किस देश से कॉन्सेप्ट लिया गया है, या ये क्यों ज़रूरी है इंडियन पॉलिटी में, और इससे क्या इसके लाभ हैं, क्या इसके हानियां हैं, यानी कि डिमेरिट्स एंड मेरिट्स, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग बताएंगे, इसका मतलब क्या होता है। यानी कि डीपीएसपी इसका फुल होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी देखिए, मैं आपको एग्जांपल डिफाइन करता हूं। देखिए, जब आप अपने घर में ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमारे घर में कोई रूल्स बनता है तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि इस रूल्स बनाने से क्या घर का वेलफेयर होगा, क्या घर के नए नए सोशल एडजस्टमेंट होंगे, क्या क्या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ये हमारी सोशल ग्रोथ होगी, ये हमारी जो घर की एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या इंप्रूवमेंट आएगा, हेल्थ में क्या इंप्रूवमेंट आ सकता है, या हम जो भी पॉलिसी बना रहे हैं या जो हम रूल घर में बना रहे हैं उस घर से क्या क्या हमें बेनिफिट्स होंगे। इसी प्रकार से जब हमारा संविधान बन के रेडी हुआ तो उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब ये होता है कि हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने स्टेट को एक डायरेक्शन दिया है कि आप जो भी पॉलिसी बनाएंगे, जो भी रूल्स बनाएंगे, उसमें ये ध्यान रखेंगे कि इससे जन कल्याण हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी कि सोशल वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और प्लस हम इस बात को भी मतलब कि डिफाइन किया गया है कि जो सबसे गरीब तबका है, दलित हैं, वंचित हैं, उनका वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी। जिस प्रकार पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, यानी फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया है, इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 में डीपीएसपी को डिफाइन किया गया है, डिफाइन किया गया है। अब ये क्या, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं, यानी इसमें आपका पॉलिटिकल डिफाइन किया गया है, यानी पॉलिटिकल डिफाइन किया गया है।
एंड इसमें आपका ये डिफाइन किया गया है कि हम इसके माध्यम डीपीएस के माध्यम से हम सोसाइटी में वेलफेयर लाएंगे, यानी सोसाइटी को सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर लाएंगे, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर करेंगे। वेलफेयर करें कॉन्सेप्ट लाएंगे। जैसा आपको पता होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये जस्टिसेबल है, यानी जस्टिसेबल। जस्टिसेबल हैं और ये नॉन जस्टिसेबल हैं। जस्टिसेबल है। अगर आपका ये वॉलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आपको ये वॉलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर आपको किसी गवर्नमेंट को चेक करना है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, तो अगर आपको गवर्नमेंट को चेक करना है तो आप डीपीएसपी चेक कीजिए। अगर डीपीएसपी के थ्रू गवर्नमेंट अगर वर्क कर रही है तो ये मान चलते हैं कि वो गवर्नमेंट वेलफेयर कर रही है सोसाइटी का। लेकिन अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर डीपीएसपी फॉलो नहीं कर रही है, यानी कि अपनी पॉलिसी में अगर वो अपनी पॉलिसी में अगर डीपीएसपी को मेंशन नहीं करे तो इसका मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर नहीं कर रही है। प्लस सोशल वेलफेयर का मतलब ये होता है कि आप गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट वर्क करे नहीं कर रही है, एजुकेशन वर्क कर रही नहीं कर रही है, ड्रिंकिंग वाटर पे वर्क कर रही नहीं कर रही है, सैनिटेशन पे वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, प्लस आपके लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर रही नहीं कर रही है, आपका जो इनकम है उसको इंक्रीज हो नहीं हो रही, आर्थिक ग्रोथ हो रही नहीं हो रही, डेवलपमेंट हो रहा नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हो रहा नहीं हो रहा है, लॉजिस्टिक वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लस आपको ये बताना चाहूँगा कि सोशल वेलफेयर को डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। तो इस प्रकार से अब आपको इसकी पहले बताएंगे कि डेफिनेशंस क्या होती है डीपीएसपी को। उसके बाद हम आपको एक एक टर्म्स इसके आर्टिकल्स के पहलू पर वर्क करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, पार्ट 4 में डीपीएसपी को मेंशन किया गया है। स्टेट शुड कीप इन माइंड while formulating policies and enacting law. इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब भी गवर्नमेंट कोई वर्क करेगी, जब भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बनाएगी, चाहे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम में फ्री में गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन किए गए थे, ताकि जो वुमेन है, जो घर में जो स्मोक जो चूल्हे में वर्क कर से खाना बनता है, उसको सरकार ने रिमूव कराने का प्रयास किया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के थ्रू। जैसे एक आपको पॉलिसी बताता हूँ कि प्रधानमंत्री पीएम वाड़ी प्लस प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें
जो भी गरीब तबके हैं, गरीब लोग हैं, उनको सरकार इस पॉलिसी के थ्रू उनको मकान अलॉट कराएगी। जैसे आपको पता होगा कि टॉयलेट्स प्रोवाइड कराए गए हैं ताकि जो खुले में शौच करते हैं यानी ओपन डिफेक्शन फ्री कंट्री को फुलफिल करने के लिए टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। इससे ये होगा कि इससे आपकी बीमारी, इससे आप जो डिसीज़ हैं उन पर कंट्रोल होगा। प्लस अभी आपने देखा होगा कि अभी कोरोना वायरस के दौरान फ्री वैक्सीनेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक सोशल वेलफेयर था, क्योंकि कोरोना वायरस इज़ ए पेंडेमिक एंड ये बहुत ही डेंजरस, बहुत ही वर्ल्ड वाइड एक वायरस था। इसको लेकर के बहुत से लोग की डेथ हुई थी 2020-21 में। तो सरकार इस पे भी वर्क कर रही है। तो इसका मतलब होता है कि जब भी कोई पॉलिसी सरकार, कोई भी स्टेट कोई भी पॉलिसी बनाएगी उसमें डीपीएसपी को मेंशन किया जाएगा। यानी कि डीपीएस मतलब होता है कि आपका वेलफेयर, आपका एक सोशल वेलफेयर किया जाएगा, वेलफेयर किया जाएगा। अब सोशल वेलफेयर कैसे होगा? आपको मैंने पढ़ा चुका हूं कि प्रियम्बल डीपीएस का गोल्स क्या है। डीपीएस का सिंपल सा गोल है कि प्रियम्बल में किसका जस्टिस देना है आपको, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल आपको देना है। आपको जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी वर्क करना है। आखिर हमारे संविधान निर्माण करताओं का ऐसा गोल क्यों था? क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा देश जब गुलाम था तो बहुत से लोगों कम्युनिटी का एक्सप्लॉयटेशन किया गया, चाहे वो इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो सोशल एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो, सब किया गया था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स थे उनकी चीज पता थी कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए जो सारे कम्युनिटी की जो नीड है उसको पूरा किया जा सके। तो उसको लेकर के हमारे संविधानकर्ता बहुत ही अलर्ट थे और इसलिए उन लोगों ने डीपीएसपी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। अब मैं बताऊंगा आपको कि डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट जो आया वो कहां से आया। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नमेंट एक्ट 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल था, उसमें भारत का वायसरॉय था, प्लस जो स्टेट गवर्नर जनरल थे उनको ये राइट दिया गया कि आप जो भी पॉलिसी बनाएंगे आप इसको यानी डीपीएसपी को मेंशन करेंगे। साथ ही जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया तो उसके बाद में हमने आयरलैंड से यह कॉन्सेप्ट लिया है, यानी कि डीपीएसपी has been taken from Ireland कॉन्स्टिट्यूशन। और आयरलैंड कहां से की कॉन्सेप्ट लिया है? स्पेन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारे जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिफरेंट कंट्रीज लिए हैं। चाहे आपको पता होगा कि मैंने आपको पढ़ाया हूँ फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब कि को डिफाइन करता है, फेडरेशन वर्ड भी आप कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है, यूनियन भी कॉन्सेप्ट मेंशन्ड है, प्लस इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, ये आपको मैं कुछ ये बता चुका हूँ। आने वाले समय में आपको एक वर्ड से डिफाइन करूँगा कि फेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है,
उसके पार्लियामेंट्री फॉर्म कमेटी, इसके बाद सब चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको डिफाइन करता हूँ डीपीएसपी। तो आपको बता दिया है कि गवर्नमेंट एक्ट 1935 प्लस डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आपको मैं और समझाना चाहूंगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फादर जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को किस नाम से डिफाइन किया है। तो आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, उन्होंने डीपीएसपी को नॉवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, यानी कि नॉवेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अब नॉवेल फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि विशेषताएं, यानी कि हमारे संविधान की फंडामेंटल राइट्स की प्लस डीपीएस की विशेषता क्या है, उस पर इन्होंने डिफाइन किया है। प्लस हमारे एक और हैं ग्रेवाइल ऑस्टिन, ऑस्टिन ने कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से कहा है। उसके बाद में अब आपको बताऊंगा आखिरकार इसको इम्प्लीमेंट क्यों किया गया और ये इम्प्लीमेंट क्यों हुआ और कैसे किया गया। देखिए, सिंपल सा आंसर है कि संविधान निर्माणकर्ताओं का सिंपल सा उद्देश्य था कि हमें देश के गरीबों का वेलफेयर करना है, प्लस इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, इनको भी ये डायरेक्शंस फॉलो करने होते हैं। आपने गांव में देखा होगा कि इलेक्शन होते हैं, उसमें विलेज हेड इलेक्ट होता है। विलेज हेड का वर्क होता है कि गांव में गंदगी ना हो, प्लस गांव में नल की व्यवस्था हो, यानी कि वाटर की व्यवस्था हो, प्लस सैनिटेशन की व्यवस्था हो, प्लस नालियों की व्यवस्था हो, प्लस जहाँ जहाँ पर ब्रिज हो, पुलिया हो, उनका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, रोड का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, चाहे वो डामर रोड हो या आरसीसी रोड हो, प्लस इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पर फोकस होना चाहिए, प्लस आपको मार्केट पर फोकस होना चाहिए, जैसे गांव में बाजार लगती हैं उन पर फोकस होना चाहिए, प्लस सामुदायिक भवन का विकास करना चाहिए, प्लस ऑलराउंड बात करें तो केवल एक जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर करती है, ऐसे लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वेलफेयर करती हैं, इसलिए इसको मेंशन किया गया। अब आपको बताऊंगा कि आखिरकार डीपीएसपी पर किन हमारे जो सुपरमैन है, जो हमारे महापुरुष हैं, वो किन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है हमारे डीपीएसपी। तो उनमें आपका सबसे पहले गांधी जी हैं, प्लस सोशलिस्टिक नेचर ऑफ द सोशलिस्टिक भी है, यानी सोशलिस्टिक और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी के भी इसमें मेंशन किया गया है। गांधीयन हो गया, यानी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स इसमें फॉलो किए गए हैं।
socialistic and liberal intellectual and intellectual। तो हम एक ही डिफाइन करेंगे कि एक गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्लस लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स क्या है। हम एक एक आर्टिकल को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप बात करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। देखिए, जब हमारा संविधान बनके रेडी हुआ और 26 जनवरी को 1950 को जब कमेंसमेंट किया गया, यानी केम टू इन्फोर्स किया गया, उसमें हमारे देश में एक तो गरीबी थी, भुखमरी थी, प्लस एजुकेशन सिस्टम बहुत पुअर था, हेल्थ बहुत ही पुअर सिस्टम था, प्लस हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर थी। कुल टोटल मिलाकर के हम एक ऐसे कंट्री थे जिसके पास कुछ नहीं था, मतलब कुछ नहीं था। तो उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट ने रिसोर्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। कलेक्ट करने के बाद में उस रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन किया सोसाइटी में, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, या बहुत ही गरीब तबका हो, उनको रिसोर्स बांटना स्टार्ट किया गया। तो उसके बाद में हमारे पार्लियामेंट ने बहुत सारे एक्ट बनाए, उसमें नए नए अमेंडमेंट किए, प्लस जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्टिक पैटर्न यानी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया कि हम सोशलिस्ट मतलब ये होता है कि समाज में जो भी कुरीतियां हैं, जो भी ड्रॉबैक हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाए, उनको कैसे हटाया जाए। तो चलिए हम आपको डिफाइन करते हैं कि सोशलिस्टिक पैटर्न को कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसको हम सुधार सकते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशंस दी गई है, वही डेफिनेशंस आर्टिकल 36 में भी प्रोवाइड कराई गई है। यानी कि स्टेट को मैंने आपको आर्टिकल 12 में डिफाइन कर चुका हूं कि स्टेट क्या है। सेम डेफिनेशंस लाइक दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, CAG एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड LIC, ये सब क्या है, ये सब आपका स्टेट है। इस सेम डेफिनेशंस आपको आर्टिकल 36 में भी प्रोवाइड कराई गई है। तो चलिए हम आपको वो आर्टिकल आज समझाएंगे जो बहुत ही रिलेवेंस है, और वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका UPPSC एग्जाम हो या आपका UPSC एग्जाम हो, ये आर्टिकल बहुत ही रिलेवेंस है। आप इनको नोट कर लीजिए। नोट करने के साथ साथ आप इनको लर्न कर लेना, क्योंकि UPSC में से मतलब कि डायरेक्ट आपके आर्टिकल्स क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वनडे एग्जाम में भी आपके चाहे PCS लेवल में भी हो, आपके डायरेक्ट आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 इसमें डिफाइन किया गया है कि टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन, यानी कि अपॉर्चुनिटी opportunities and healthy development of children।
चिल्ड्रेन। आर्टिकल 49A आर्टिकल 39A में इक्वल प्रोटेक्शन इक्वल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन and free legal aid. आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आर्टिकल 43 मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ये कुछ इंपॉर्टेंट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के आर्टिकल जो मैंने आपको डिफाइन कर चुका हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि गांधीयन जो फिलॉसफी है हमारे डीपीएस में वो कैसे वर्क करती है हमारे सोसाइटी में, और गांधी जी ने ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टास्क बताए हैं गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट को करने ही चाहिए। प्लस ये भी गांधी जी ने बताया था कि हम डेवलपमेंट ऐसा चाहते हैं कि हर कास्ट का, हर कम्युनिटी का और हर पर्सन का डेवलपमेंट हो, चाहे वो गरीब हो, यानी कि उनकी सबसे बड़ी जो पॉसिबिलिटीज उनका जो मेन फोकस था वो था सबसे ज़्यादा गरीब पर। उनका मानना था कि हम सबसे पहले गांव का विकास करेंगे, कि जो पॉवर्टी जो है वो कहीं ना कहीं गांव में ज़्यादा व्याप्त है, तो उस सबसे पहले हम गांव से डेवलपमेंट करेंगे और गांव से ला करके हम सिटी का या नेशनल लेवल डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसा किया, लेकिन बहुत ही रेयर केस में किया। पहले सिटी का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद में गांव पर फोकस किया गया। तो आपको मैं बताऊंगा कि गांधी जी के क्या क्या गोल थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफाइन किए गए हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधी प्रिंसिपल्स देखिए आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 में गांधी जी ने कॉटन इंडस्ट्रीज पर विलेज पंचायत पर फोकस किया है, यानी कि विलेज पंचायत फोकस किया है। आपको पता होगा कि हमारे फेडरेशन जो वर्ड है, फेडरेशन वर्ड में इसका सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी स्टेट में 2 या 3 गवर्नमेंट का होना, इसे कहते हैं फेडरेशन। प्लस हमारे शेड्यूल नंबर 7 में 3 लिस्ट बनाई गई है, जिसमें एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है, प्लस रेजिडुअल लिस्ट भी है, लेकिन वो पार्लियामेंट को प्रोवाइड कराई गई है। तो उसमें एक विलेज पंचायत, यानी कि 3 लेयर है गवर्नमेंट की। जैसे एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट
एक हो गया आपका लोकल गवर्नमेंट। गांधी जी ने इसकी वकालत की है। गांधी जी का मानना था कि जब तक अब सबसे पहले हम अपने लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज, यानी ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है रूरल एरिया में रह रही है। तो सबसे पहले हम इसको स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करेंगे। लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे। लोकल गवर्नमेंट को हम बहुत सारे राइट्स देंगे, जिसके थ्रू सबसे पहले गांव का विकास होना चाहिए। गांव में जो भी अनडेवलपमेंट है उसको डेवलपमेंट कन्वर्ट किया जाएगा। प्लस हम लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ही हम देश का विकास कर सकते हैं। उस पर हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्रिटिसाइज किया गया गांधी का कि लोकल गवर्नमेंट में ज़्यादातर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग उच्च वर्ग का दबदबा है, जो लोग निम्न तबके का शोषण कर रहे हैं। अम्बेडकर जी का मानना था कि SC ST का शोषण करेंगे। तो और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, तो उनको ये चीज़ बारीकी से पता थी, इसलिए फोकस किया गया, गांधी फिलॉसफी पर ही फोकस किया गया। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे लोकल गवर्नमेंट को बहुत ही राइट्स मिल चुके हैं, बहुत ही वर्क कर रही है हमारी लोकल गवर्नमेंट, जिससे कि हमारे गांव का विकास हो रहा है। आर्टिकल 40 फिर आर्टिकल 43 में कॉटेज इंडस्ट्रीज मेंशन किया गया है। कॉटेज इंडस्ट्रीज, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज, देखिए गांधी जी का मानना था कि देश में चरखा यानी कि सूत एक ऐसा टूल्स बन सकता है जिससे देश का विकास किया जा सकता है। गांधी जी खादी पर ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि गांधी जी खादी को पसंद करते थे। प्लस गांधी जी खुद चरखा चलाते थे, खुद मतलब सूत काटते थे, यानी कि कॉटन को कन्वर्ट करते थे सूत में। तो गांधी का मानना था कि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम रिमूव कर सकते हैं चरखा के थ्रू। तो इसलिए गांधी जी ने फोकस किया था कॉटन इंडस्ट्रीज पर। और गांधी ने यह भी बताया था कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर बड़ी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट इंडिया में होता है तो बहुत ही अच्छा है। जो काम हम 2 दिन में कर सकते हैं वो काम हम 1 ही दिन में कर सकते हैं। जो काम हम 1 दिन में कर सकते हैं वो हम 12 घंटे में कर सकते हैं। जो हम एम्प्लॉयमेंट 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, उससे हम 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो गांधी जी ने ये डिफाइन किया था कि ठीक है, आप कॉटन इंडस्ट्रीज को डेवलप कीजिए, लेकिन उनका मेनली फोकस था खासकर चरखे पे। उसके बाद में आर्टिकल 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी से फोकस किया था। गांधी जी का मानना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक बहुत ही मेजर रोल अदा कर सकती है डेवलपमेंट में। आर्टिकल 46 में गांधी जी ने SC प्लस ST एजुकेशन फोकस किया था। SC ST फोकस, एजुकेशन फोकस। गांधी जी का मानना था कि जैसे अपर क्लास एजुकेट थी, प्रॉस्पर थी और डेवलपमेंट कर रही थी, इसी प्रकार
हम SC/ST को भी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। इसको लेकर के गांधी जी के बारे में पता होगा आपको कि 1932 में कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में। इसको लेकर के गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। इसको लेकर के गांधी जी प्लस अम्बेडकर में एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आया था, उसको पटेल जी ने दूर कराया था, पटेल जी अदर कांग्रेस लीडर ने। तो उसके बाद गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। उसमें गांधी जी ने साफ मेंशन किया था कि हम SC/ST एजुकेशन पर प्लस वेलफेयर को वर्क करेंगे, जिससे कि हमारा जो SC/ST है जब वो अपलिफ्ट हो जाएगा, उसका जो मतलब कि एजुकेशन बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा, उसको हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी, तो उसी कारण वो थोड़ा सोसाइटी में एक उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जिस कारण से वो एक डेवलपमेंट कर सकेगा। तो इस पर वर्क किया गया। प्लस आपको गांधी ने इंटॉक्सिकेंट में बात किया था कि जो हमारे यहाँ जो ड्रग्स और जो वाइन का डेवलपमेंट, वाइन जो है इसको भी रिमूव करने की बात की थी। आर्टिकल 47 intoxicant intoxicating drinks and drugs। आपको पता होगा कि इस प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में वाइन प्लस कोकीन प्लस हीरोइन प्लस गांजा प्लस अफीम, इसका बिजनेस बढ़ रहा है। तो गांधी ने इस पर कहा था कि हम इसको भी सोसाइटी में प्रोविजन करेंगे, यानी इसका भी निषेध करेंगे, इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ठेके वाइन शॉप खुल गई हैं। अभी केजरीवाल जी ने तो दिल्ली में फ्री वाइन पॉलिसी लॉन्च की थी। आर्टिकल 48 prohibition of slaughterhouses। Prohibition of slaughterhouses। आर्टिकल 48 में डिफाइन किया गया है कि देखिए, जो हमारे दुधारू गाय हैं, दुधारू भैंसें हैं, उन पर स्टेट फोकस करेगी। प्लस इनको स्लॉटर हाउसेज जो है, जहाँ पर गाय भैंस या जो कैटल्स कटते हैं, उनको रोका जाएगा। इससे भी हमारा कहीं कि देश का, हमारे कम्युनिटी का वेलफेयर होगा। देखिए, आपको पता होगा हमारे इंडिया में जो फार्मर्स हैं, वो एक दूध का बिजनेस बहुत ही मेजर रोल अदा करता है। उनकी जीडीपी में एक अहम हिस्सा है। जैसे देश की जीडीपी में हमारा एग्रीकल्चर हिस्सा है, ऐसे देश के जो किसान हैं उनके जीडीपी में एक दूध का जो बिजनेस है वो बहुत ही एक मेजर अदा प्ले करता है। अब आपको लिबरल इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट बारे में थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। लिबरल इंटेलेक्चुअल, intellectual principles। देखिए, अभी करंट अफेयर्स में एक चर्चा की विषय था यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे देखिए, हमारे हिंदू कल्चर में शादी होती हैं, ऐसे हर कल्चर में शादियाँ, हर धर्म में शादियाँ होती हैं। लेकिन क्या है कि हर धर्म का एक अलग एक रूल्स है। हर धर्म में एक अलग अलग फिलॉसफी है कि हम
कैसे शादी करते हैं, तो उन सबको एक करने के लिए, सोसाइटी में जो भी सिस्टम है उसको एक करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का वकालत की गई थी। भी रिसेंटली में चर्चा का विषय था यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस एनवायरमेंट फोकस किया गया है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। आर्टिकल 48 ए, आर्टिकल 48 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन किया गया है। देखिए प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे बहुत से जो एनिमल्स हैं, बहुत जो बर्ड्स हैं, बहुत सारे जो बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सारे मर रहे हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लस जंगल काटे जा रहे हैं, तो इसको लेकर के ह्यूमन और एनिमल में कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया है। अभी बहुत से ऐसी न्यूज़ रिसेंटली आई हैं जिसको लेकर के आपने देखा होगा, बाघ, कभी तेंदुआ सोसाइटी में घुस जाता है, लोगों को मार देता है। तो अगर आप उनके घर छीनेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो सोसाइटी में जाएंगे, और जब सोसाइटी में जाएंगे तो आपका वो उनसे आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसको लेकर के हमारे जो लिबरल इंटेलेक्चुअल में प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट का मेंशन किया गया है। आर्टिकल 49 to protect monuments, places and historical buildings, historical buildings। देखिए आपने ताजमहल का नाम सुना होगा, आपने दिल्ली रेड फोर्ट का नाम सुना होगा, आपने आगरा रेड फोर्ट का नाम सुना होगा। ये हमारे कि ये में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, ये हमारी नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं। इंडिया गेट आपने सुना होगा, आपने बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल मूवमेंट सुना होगा जिनके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों इनके प्रोटेक्ट करती है। आखिर इनको प्रोटेक्ट क्यों करती है? ताकि ये हमारे एक विरासत, ये हमारी हेरिटेज है, ये हमारी विरासत है जो हिस्ट्री से हमको चीज़ें मिली हैं। प्लस आपको पता होगा कि आपने देखा होगा ये कहीं ना कहीं एक टूरिज्म का भी काम कर रही है। बहुत से लोग, यहाँ तक कि इंडियन नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज के लोग भी, चाहे आपका ताजमहल हो, चाहे आपका रेड फोर्ट हो, देखने आते हैं। उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, हमारे देश की जीडीपी इंक्रीज होती है। प्लस कहने कि हमारा टूरिज्म कल्चर डेवलप हो रहा है। अभी रिसेंटली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर दिया है। ये भी कहीं ना कहीं हमारी हिस्टोरिकल एक हेरिटेज है। प्लस इससे हमारा एक टूरिज्म डेवलपमेंट होगा, यानी इसे हम कह सकते हैं कल्चरल टूरिज्म कह सकते हैं, यानी कल्चर पर रिलीजियस टूरिज्म कह सकते हैं कि इससे डेवलप होगा। प्लस हमारे देश का जीडीपी में ग्रोथ होगा, हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। प्लस जो अनएम्प्लॉयबिलिटी है अयोध्या की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम होगी। उससे वहाँ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके इनकम होगी, इनकम से उनका डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट से उनका वेलफेयर होगा। आर्टिकल 50 to separate judiciary from executive। Judiciary from executive।
एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 में ये बताया गया है कि जुडिशरी को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव से। प्लस आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल पीस टू प्रमोट इंटरनेशनल peace and security। आर्टिकल 51 में डिफाइन किया गया है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए अभी हमारे यानी कि गणतंत्र दिवस के मतलब कि उपलक्ष्य में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन चीफ गेस्ट थे। हमारी भारत सरकार ने इंडिया फ्रांस के रिलेशनशिप को इंक्रीज करने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है रिपब्लिक डे में। प्लस हमारे इंडियन अमेरिकन रिलेशंस कैसे होंगे, प्लस हमारे इंडियन रिलेशंस कैसे होंगे, इनको कैसे प्रमोट किया जाएगा, प्लस इंटरनेशनल पीस कैसे मेंटेन हो सकती है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमास एंड इजराइल का वॉर छिड़ा हुआ है, अभी चल रहा है। इसके पहले रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था। तो ये आर्टिकल 50 में डिफाइन किया गया है कि हम इंटरनेशनल पीस कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हर कंट्री का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर एक पीस रखे, प्लस सिक्योरिटी काम करे। चाहे सिक्योरिटी ये नहीं कि इंटरनेशनल पीस ही हो, चाहे आपको एजुकेशन पे हो, चाहे आपका एनवायरनमेंट पे हो, क्लाइमेट चेंज पे हो, टेररिज्म पे हो, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कि कैसे हम इंटरनेशनल लेवल पीस रख सकते हैं, प्लस कैसे हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे एक मेजर मुद्दा है टेररिज्म का। टेररिज्म इज ए ग्लोबल फिनोमिना है जो हर देश चाहता है कि हमारे देश में टेररिज्म ना हो। लेकिन अभी इजराइल में देखिए हमास ने अटैक किया, इंडिया पर जैसे मोहम्मद अटैक करता है, कभी लश्कर तैयबा अटैक करता है, अमेरिका पर अलकायदा और सरगना बिन लादेन अटैक किया था। तो ये कहने के इंटरनेशनल पीस के अगेंस्ट है। इस पे हमारे बहुत से इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतने रखते हैं। कल हम हो सकेगा तो इसको पूरा करेंगे। अभी इसमें थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, प्लस जो भी ये छूट गया है वो हम अगले वीडियो में इसको कवर कर देंगे। प्लस इसमें जो भी ड्रॉबैक्स हैं उसको हम फुलफिल कर देंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड अपने स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।